हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विद्युत ऋणता। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने परमाणु कक्षक का आकार देख लिया था, आयनिक त्रिज्या और परमाणुविक त्रिज्या। उसके बाद हम लोगों ने आयनन ऊर्जा देखा था, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे काई से डिनोट करते हैं। काई है ये। क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता? जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड है। अभी तक हम लोग आयनन ऊर्जा देखे थे और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखे थे। तो आयनन ऊर्जा हम लोग क्या बोलते थे कि किसी परमाणु, सपोज मान लो हाइड्रोजन कोई परमाणु है या कोई भी परमाणु, ए कोई परमाणु है मान लेते हैं, ठीक है। उसके आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी, ये क्या कहलाती थी? आयनन ऊर्जा। ठीक, फिर हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि सपोज कोई परमाणु है, उस परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन हम लोग देंगे तो वो बदले में हमको जो ऊर्जा देगा वो ऊर्जा क्या कहलाती थी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। था ना यही? तो ये हम लोग एक एक परमाणु की बात कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो ये परमाणु की बात नहीं है। विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता ये जैसे ए बी, मान लो ये हाइड्रोजन था, ये क्लोरीन था, इनकी बात कर रहे थे। तो अब हम लोग HCl एक साथ, दोनों तत्व एक साथ जुड़ जाए, या ये हाइड्रोजन था, ये सिर्फ हाइड्रोजन था, तो एक एक तत्व की बात कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग एक परमाणु की, एक कंपाउंड की बात करेंगे, यौगिक की बात करेंगे। तो अब तत्व की बात नहीं करेंगे। अगर तत्व की बात करते तो सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बात करते, या सिर्फ क्लोरीन के बारे में बात करते, या किसी और तत्व के बारे में बात करते। लेकिन हम लोग यहाँ HCl के बारे में अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या देखेंगे कि HCl, आप लोग जानते हो दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ रहता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसके एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो ये हाइड्रोजन का नाभिक है सपोज, और यहाँ पे फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकंड सेम वैसे ही क्लोरीन के पास 17, तो 2, 8, 7। तो ये क्लोरीन का नाभिक, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या करते हैं? इन 2 इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या कर लेते हैं? साझा। हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन का और क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन का। तो अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो उसका भी 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनता है ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसने साझा किया है, जो साजित हुआ है, क्लोरीन क्या करता है? इसको अपनी ओर खींच लेता है। और होना क्या चाहिए? दोनों के पास बराबर बराबर होना चाहिए ना। लेकिन क्लोरीन इसको अपनी ओर ज्यादा खींच लेता है। तो अपनी ओर ज्यादा खींच लेना ही क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर, समझ में आया? हाइड्रोजन और क्लोरीन या कोई भी 2 कंपाउंड A और B साझा से बने हैं, साझा किए हैं इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कोई एक तत्व, इनमें से कोई भी एक तत्व क्या करेगा? दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। सपोज A अपनी ओर खींच ले रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन को, होना दोनों के साथ चाहिए था, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको ना, बीचों बीच होना चाहिए था। लेकिन वो कहाँ आ गया? A की ओर आ गया। तो A क्या हो गया? अधिक विद्युत ऋणी तत्व, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो जाएगी, और B की विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी? कम। ये बोलेंगे हम। तो विद्युत ऋणात्मकता मतलब साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु द्वारा, ये रासायनिक यौगिक है, इसमें 2 परमाणु उपस्थित हैं। तो किसी परमाणु द्वारा, तो एक ये परमाणु के द्वारा मान लेते हैं, सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन को, ये सहसंयोजक बंध से बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा है ना, बी, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक खींच लिया है, ठीक है। ये किसी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा है कि बी, ए वाला खींच रहा है तो उसे केवल अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, ऐसा नहीं है ना। वो बी के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म लिखा है ना। अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु द्वारा सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। अब ये ऐसे ही आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पढ़े थे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना कि इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता एक ही चीज है। इलेक्ट्रॉन बंधुता अलग था, विद्युत ऋणात्मकता अलग था। इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने यहाँ क्लियर बता दिया कि परमाणु के बारे में बात करते हैं केवल उसमें,
यहाँ पे हम लोग परमाणु नहीं यौगिक के बारे में बात कर रहे हैं, यौगिक लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है क्लियर कि जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करोगे तो वो एकल इलेक्ट्रॉन के लिए किसी गैसीय परमाणु का विलगित अवस्था में आकर्षण था और एक एनर्जी था, वो एक प्रकार की ऊर्जा थी। परमाणु था, गैसीय अवस्था में था, किसी दूसरे परमाणु से जुड़ा नहीं है, इसलिए विलगित बोल रही हूं। यहाँ पे 2 परमाणु जुड़ गए हैं ना, यहाँ पे ये अकेला है तो विलगित अवस्था में बोलेंगे। विलगित था और इलेक्ट्रॉन हम लोग एक ही दे रहे थे, यहाँ पे 2 नहीं दे रहे थे ना, युग्म नहीं दे रहे थे, पेयर में नहीं दे रहे थे, एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। और ये क्या था, बाहर निकलने वाली ऊर्जा थी, ऊर्जा का एक रूप था। जबकि विद्युत ऋणात्मकता में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक तो यौगिक की बात कर रहे हैं, अकेले परमाणु की बात नहीं कर रहे हैं। अकेले परमाणु की बात करते तो या तो हाइड्रोजन लेते या फिर क्लोरीन लेते, हम लोग दोनों को एक साथ लिए हैं। तो एक तो हम लोग रासायनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, साथ में हम लोग एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि युग्म की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ऊर्जा बाहर निकल रही है ऐसा बात करते, ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। यहाँ कोई ऊर्जा नहीं है, सिर्फ योग्यता है किसी एक परमाणु की वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एकल इलेक्ट्रॉन के लिए था और किसी गैसीय परमाणु के लिए था और विलगित अवस्था में उस परमाणु के लिए था और साथ में एक एनर्जी था, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे इलेक्ट्रॉन के लिए है। सहसंयोजक बंध से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बंध गए थे इन इलेक्ट्रॉन के लिए है, और किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए भी, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए है। आबंधित परमाणु की प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति है, किसी की योग्यता है, ना कि एनर्जी है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन द बॉन्डेड स्टेट एंड नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ये एक तो बंधी अवस्था में प्रॉपर्टी है, जब बंध गए हैं तब की प्रॉपर्टी है, और साथ में इसको हम लोग गणना नहीं कर सकते, इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते कि 2 आएगा कि 3 आएगा, 2 किलो जूल है कि 3 किलो जूल है, ऐसा कोई यूनिट भी नहीं होता इसका, किलो जूल वगैरह नहीं निकालते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ क्वांटिटी है, इसको हम लोग सीधे ऐसे क्षमता, इसकी क्षमता ज्यादा है, इसकी क्षमता कम है, ऐसे बोलते हैं। निकाल के नहीं बोलेंगे कि 3 किलो जूल क्षमता है, 4 किलो जूल क्षमता है, ऐसे नहीं, ठीक है। फिर भी हालांकि नहीं इसको मेजर करते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे पैमाना में बताते नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक पैमाना बता दिया है ताकि आपको क्लियर रहे। जैसे मैं बोलूंगी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, अधिक है, तो कितनी ज्यादा है कितनी कम है इसको बताने के लिए, हालांकि इसको नापा नहीं जाता है लेकिन फिर भी इसको बताने के लिए कुछ स्केल, कुछ पैमाने आए हैं जिसमें 3 प्रकार के स्केल हम लोग को पढ़ने नहीं है, लेकिन हम 3 प्रकार के स्केल पता है। एक है पॉलिंग का स्केल, एक है मुलिकन जफे का स्केल, एक है अलर्ड रॉक्सो का स्केल। इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्केल अलग अलग बनाए हैं। तो हम लोग पॉलिंग का स्केल देखते हैं यहाँ पे कि पॉलिंग के स्केल में कैसे फॉर्मूला है। फॉर्मूला है काई ए माइनस काई बी। अब काई क्या है, काई मतलब तो विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। ए मतलब अगर 2 परमाणु ले लिए ए और बी से, तब की बात कर रहा है ना, तो काई ए मतलब ए की विद्युत ऋणात्मकता, काई बी मतलब बी की विद्युत ऋणात्मकता। अगर HCl ले लिए हो तो काई H और काई Cl ऐसे लिखते, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो समझ में आया, परमाणु ए की विद्युत ऋणात्मकता माइनस परमाणु बी की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो बराबर है 0.1017 अंडर रूट डेल, डेल, और इससे कितना में आएगा, किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा। अब डेल का मतलब क्या है, तो डेल का मतलब है EAB, E मतलब एनर्जी, ऊर्जा, और AB लिखा है मतलब A और B के बीच बंध की ऊर्जा, ऊर्जा। जैसे HCl अगर लेंगे हम लोग तो H और Cl के बीच जो बंध है, इस बंध की ऊर्जा कैसे लिखेंगे, इसको EHCl ऐसे लिख देंगे, है ना, ठीक है। माइनस अंडर रूट EAA इंटू EBB। अब EAA इंटू EBB मतलब A और A के बीच की बंध ऊर्जा और B और B के बीच की बंध ऊर्जा, क्योंकि इन दोनों के बीच का बंध टूटेगा, इन दोनों के बीच का बंध टूटेगा, तभी तो A और B के बीच बंध बनेगा ना, तो इसीलिए पूरा लिए हैं EAB माइनस अंडर रूट EAA प्लस इंटू EBB ऐसे, ठीक है, क्लियर है ये। तो EAB लिखे मतलब कि AB के बीच की ऊर्जा, A और B अगर बंध बनाया है तो उनके बीच की बंध ऊर्जा, AA अगर बोल रहे हैं तो A और A के बीच बंध है और उसकी ऊर्जा, BB बोल रहे हैं तो B और B के बीच जो बंध है उसकी ऊर्जा। इसको जो कैलकुलेट करोगे ये आंसर क्या आएगा, डेल, और फिर इस डेल का मान कहाँ रखोगे, यहाँ विद्युत ऋणात्मकता A माइनस विद्युत ऋणात्मकता B बराबर 0.1017 अंडर रूट डेल, ठीक। यहाँ पे वो मैंने लिख भी दिया है। इसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे ना तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का आंसर कितना आता है, 4। इस मेथड से कैलकुलेट करोगे तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का आंसर आता है 4, ठीक है।
देखो सबका यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता सारणी में लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का 2.1, लिथियम 1.0, सोडियम 0.9, बेरिलियम 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। ये मैंने लिख दिया है। इतना पॉइलिंग स्केल में इसको नाप करके बताए है ना, पैमाना। हालांकि ऐसे नापा नहीं जाता है, लेकिन पॉलिंग ने जो पैमाना दिया उसके थ्रू यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। एकदम क्वांटिटी याद करने की जरूरत नहीं है, मेन याद कर लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन याद रख लो, ठीक है। लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, ये पता होना चाहिए कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। क्लियर देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, कंटिन्यू बढ़ा है ना। और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो घट रहा है। 2.1, 1, 0.9, 1.5, 1.2, 2.0, 1.5। तो ऊपर से नीचे आने पे घट रहा है और बाएं से दाएं जाने पे बढ़ रहा है। ये पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको याद करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो तुरंत याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारक आप लोग हेडिंग डाल लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग, प्रभावित करने वाले कारक। पहला साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार प्रभावित करेगा। तो परमाणु का आकार कैसे प्रभावित करता है, तो विद्युत ऋणात्मकता व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु के आकार के। विद्युत ऋणात्मकता व्युत्क्रमानुपाती है परमाणु के आकार के। यह है परमाणु का आकार और यह है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा है, यानी कि परमाणु का आकार छोटा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता बड़ा होगा, और परमाणु का आकार बड़ा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता छोटा होगा। तो वही लिखा है, साइज छोटा है अगर तो नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता भी ज्यादा होती है। जैसे देखो यहाँ पे ना HCl, ठीक, और HF दोनों साझा का इलेक्ट्रॉन को साधित किए हैं। क्लोरीन आकार में बड़ा है और फ्लोरीन आकार में थोड़ा छोटा है, ठीक। अगर साइज छोटा है तो नाभिक ये हो गया, और ये साइज कैसा है, बड़ा है। तो जो नाभिक है उससे बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान होगा कि नहीं, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा। लेकिन साइज बड़ा है तो नाभिक को बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण क्या हो जाएगा, कम लगेगा। दूर तक थोड़ी ना जाएगा नाभिकीय आकर्षण, यहाँ पे तो पास में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो साइज छोटा का नाभिकीय आकर्षण ज्यादा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा, और साइज बड़ा का नाभिकीय आकर्षण कम, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को उतना आसानी से नहीं खींचेगा। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर खींच लेगा जल्दी, और क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है तो वो भी खींचेगा अपनी ओर, लेकिन फ्लोरीन की अपेक्षा कम। तो फ्लोरीन साइज में छोटा होने के कारण ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता इसकी कहलाएगी, और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता थोड़ी कम कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो फ्लोरीन छोटा है और लिथियम बड़ा है, फ्लोरीन छोटा है और लिथियम बड़ा है, बाएं से दाएं जाने पे साइज छोटा होते जाता है, बोले थे ना। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 है और लिथियम की कितनी है, 1 है, कम है। तो जिसका साइज छोटा उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, और जिसका साइज बड़ा उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम। फिर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या इसको बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। वही नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आकर्षण, जेड से दर्शाते हैं नाभिकीय आकर्षण को। तो विद्युत ऋणात्मकता समानुपाती होगा नाभिकीय आकर्षण के। यहाँ पे लिख लोगे आप लोग, ये विद्युत ऋणात्मकता और ये है नाभिकीय आकर्षण। क्लियर है। नाभिकीय आकर्षण इसी में बताइए कि नाभिकीय आकर्षण ज्यादा है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, अधिक, और यहाँ नाभिकीय आकर्षण कम है तो विद्युत ऋणात्मकता कम। तो नाभिकीय आकर्षण ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा तो विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा। नेक्स्ट है आयन के प्रकार पे। कभी भी आप लोगों को अगर ऐसे दे दिया A-, A+ और A, तो आप लोग समझ जाओगे A- मतलब A ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, इसलिए किसमें बदल गया, A- में, ठीक है। A मतलब कि ये तो सिर्फ परमाणु के रूप में लिखा हुआ है, ये ऋणायन बना लिया यहाँ पे परमाणु, और A+ मतलब A ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन दान किया होगा, इसीलिए वो किसमें बदल गया, A+। तो ये क्या बन गया, धनायन। क्लियर है। तो ये परमाणु के रूप में था, ना तो इलेक्ट्रॉन दान किया था ना तो ग्रहण किया था, और माइनस लग गया तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, और प्लस लग गया तो इलेक्ट्रॉन दान कर लिया है। तो किसी भी परमाणु के तीनों रूप में हम लोग देखेंगे अगर, तो कोई भी परमाणु हो अगर वो धनायन बनाएगा, यहाँ पे लिखा है, तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, फिर वो परमाणु के रूप में रहेगा तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता, और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता कब रहेगी, जब उस पर ऋण चार्ज लगा रहेगा। देखो विद्युत ऋणात्मकता धनायन की सबसे ज्यादा, फिर विद्युत ऋणात्मकता परमाणु की धनायन से कम, फिर विद्युत ऋणात्मकता ऋणायन की परमाणु वाले से कम। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर मैं लिख दूं B- B और B+, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता B+ की, फिर B की, फिर B।
तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता बी प्लस की, फिर बी परमाणु के रूप में रहेगी उसकी, फिर बी माइनस की। जैसे सपोज मैं पूछूं आप लोगों को ओ प्लस, ओ और ओ माइनस में विद्युत ऋणात्मकता का क्रम बताओ, तो आप बताओगे ओ प्लस सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता, फिर ओ परमाणु के रूप में, फिर ओ माइनस के रूप में। क्लियर है? तो माइनस वाले की विद्युत ऋणात्मकता हमेशा कम होती है और प्लस वाले की सबसे ज्यादा, और परमाणु फॉर्म में बीच की। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम प्लस और लिथियम एग्जाम्पल भी दिया है, इसका 2.5 होता है तो इसका 1.0। सेम फ्लोरीन परमाणु के रूप में और फ्लोरीन माइनस के रूप का एग्जाम्पल दिया है, परमाणु के रूप में इसका 4 होता है, जबकि माइनस के रूप में 0.78 होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, तो 1, 2, 3 हो गया। चौथा है ऑक्सीकरण संख्या। अगर ऐसे ऑक्सीकरण संख्या करके दिया हो आपको, अगर कहीं क्वेश्चन पूछे, ऐसे पूछे, सपोज मान लो ए पे लगा है 2 प्लस या फिर ए पे लगा है 3 प्लस, ठीक है, तो किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी? तो आपको जिसमें जितना ज्यादा चार्ज है, F3 प्लस की विद्युत ऋणात्मकता 1.96, जबकि 2 प्लस में इसकी विद्युत ऋणात्मकता 1.83। तो ज्यादा प्लस ऑक्सीकरण संख्या है तो विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी, दोनों समानुपाती होते हैं। विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या जितनी ज्यादा, विद्युत ऋणात्मकता उतनी अधिक। अगर सपोज एग्जांपल दिया है A माइनस और A3 माइनस, तो विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होगी? A माइनस की ना, क्योंकि -1 है ये और ये -3 है। -1 और -3 में कौन बड़ा है? -1। तो जितना ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या उतना ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, याद रखना है। ठीक है, +3 और +2 में कौन बड़ा है? +3। वैसे ही -3 और -1 में कौन बड़ा है? -1। तो जो ज्यादा बड़ा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। नेक्स्ट है प्रभावित करने वाले कारक में 5वां, परमाणु के साथ जुड़े हुए प्रतिस्थापी। परमाणु के साथ क्या जुड़ा हुआ है? जैसे HCl, इसका हम लोग विद्युत ऋणात्मकता यौगिक के रूप में देखते हैं ना। अब इसके साथ कुछ और जुड़ा होता है, X, Y, Z, सपोज, मतलब ये तो गलत एग्जाम्पल है, मैं और भी एग्जाम्पल बताऊंगी। तो वो क्या जुड़ा है इसके साथ, X, Y, Z क्या जुड़ा है, उस पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कार्बन के साथ आयोडीन और कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन। तो हम लोग को इन दोनों के बीच में देखना है, इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता देखनी है, और यहाँ पे कार्बन के साथ आयोडीन और फिर उसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो इन दोनों के साथ हम लोग को देखना है, इसको देखना है, कार्बन के बारे में देखना है। विद्युत ऋणात्मकता किसकी देखनी है? कार्बन की। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। तो जहां पे कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, और जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है हाइड्रोजन की अपेक्षा। आप लोग देखे हो फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता 4 होता है, जबकि हाइड्रोजन का कितना देखे थे? 2.1 देखे थे ना हाइड्रोजन का। यहाँ पे देखो 2.1 और फ्लोरीन का कितना था? 4। तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व अगर जुड़ा हुआ है तो उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, और कम विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हुआ है तो उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। तो यहाँ पे इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? कम है। कंपेयर करके लिखा हुआ है। संकरण के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर sp संकरण है कहीं पे तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, sp2 है तो कम, और sp3 है तो सबसे कम। s वाला जहां ज्यादा होता है वहां पे विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे देखो CH4, इसमें sp2 संकरण होता है, या C2H6 ले लेती हूं मैं। ठीक, और नेक्स्ट है C2H4, फिर है C2H2, इसमें sp2 संकरण होता है, इसमें sp3 और इसमें sp। तो ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी होगा, सॉरी ये, फिर ये, और फिर सबसे लास्ट में ये। तो संकरण के हिसाब से भी देखना है, बाद में जब संकरण पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। और अब इसमें आवर्तीता देख लेते हैं, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं क्या होगा। तो आवर्तीता में पहला है, पीरियड में देखते हैं, आवर्त में देखते हैं। आवर्त में क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इसमें आप लोग देखे भी थे, बाएं से दाएं जा रहे थे, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही थी। इसका 1 था, इसका 4 था। 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। वर्ग में क्या होगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो दिखा, इसमें देख चुके हैं आप लोग कि ये 2.1 है, 1 है, ये 0.9 है, मतलब घटती है। तो ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। वैसे भी आपने साइज पढ़ा था, साइज छोटा होते जाएगा तो बढ़ेगी। तो बाएं से दाएं जाने पे साइज छोटा होता है और ऊपर से नीचे आने पे साइज बड़ा होता है। नोबल गैस के लिए क्या होगा? जो शून्य समूह की गैस है, अक्रिय गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। तो इनके लिए क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता समूह 18 की विद्युत ऋणात्मकता 0 है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन आकर्षित करना ही नहीं होता है ना, ये इनका अष्टक पूर्ण है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं करते हैं, इसलिए ये इनकी विद्युत ऋणात्मकता नहीं होगी, इनमें एकदम 0। ठीक है, ये नहीं देखना है हम लोग को डी ब्लॉक।
नेक्स्ट क्या है, इसका क्या क्या उपयोग है, विद्युत ऋणात्मकता से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता के आधार पे हम लोग किसी भी तत्व की धात्विक और अधात्विक गुण के बारे में पता कर सकते हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक एवं अधात्विक गुण। धात्विक और अधात्विक गुण कैसे पता करेंगे, जो जितना ज्यादा विद्युत ऋणी होगा वो उतना ज्यादा अधात्विक होगा। विद्युत ऋणात्मकता समानुपाती होता है अधात्विक के, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा वो उतना ज्यादा अधातु। जैसे यहाँ पे देखो, लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता 1 है और फ्लोरीन की 4 है। लिथियम की कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है, तो फ्लोरीन क्या होगा, अधिक विद्युत ऋणी है, 4 है, तो यानी कि ये ज्यादा अधातु होगा। और लिथियम की कम है यानी कि ये कम विद्युत ऋणी है, तो ये धातु होगा। तो लिथियम धातु है, फ्लोरीन अधातु है। तो इधर से इधर जाओगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है, मतलब इधर से इधर जाने पे अधात्विक गुण भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इधर वाले धातु और इधर बढ़ते जाओगे तो अधातु। ऐसा है भी, लिथियम बेरिलियम अधातु है, बोरॉन उपधातु है, फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्या है, अधातु है। तो विद्युत ऋणात्मकता अधात्विक गुण को बताता है। ठीक है, तो इधर वाले देखो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ये नॉन मेटेलिक है, ये सबसे अधिक अधात्विक है। और ऊपर से नीचे आएंगे, देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हैं, हाइड्रोजन का 2.1, लिथियम का 1.0, फिर सोडियम का 0.9, फिर इसके बाद पोटेशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है, तो उनका और कम होते जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है लिथियम 1, फिर सोडियम है 0.9, फिर पोटेशियम 0.8, रुबीडियम 0.8 और सीजियम 0.7। ये सबसे कम। आपको एक चीज याद रखना है, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन कितना, 4.0। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, ये भी नोट कर लेना, सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता सीजियम की 0.7। ये तो हमने क्या पढ़ा, जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता उतना ज्यादा अधात्विक, तो ये सबसे अधिक अधात्विक है। सबसे अधिक अधात्विक तत्व पूछा तो कौन है, फ्लोरीन। और सबसे अधिक धात्विक पूछा तो कौन हो जाएगा, सीजियम। ये सबसे अधिक धात्विक, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है ना। विद्युत ऋणात्मक कम मतलब अधातु कम है वो, और विद्युत ऋणात्मकता अधिक मतलब अधातु अधिक है वो। तो ये सबसे कम अधातु मतलब सबसे अधिक धातु होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पता करते हैं विद्युत ऋणात्मकता से, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। पोलर मतलब ध्रुवीय, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय बंध। ध्रुवीय व अध्रुवीय बंध। जैसे देखो यहाँ पे HCl का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, मैंने कहा कि साझे के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर खींच लेता है, तो ऐसे क्लोरीन की ओर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना मतलब इधर ऋण आ जाएगा, आंशिक रूप से ऋणावेश, और इस पे क्या आ जाएगा, आंशिक रूप से धनावेश। ठीक, लेकिन अगर मैं दोनों के बीच में हाइड्रोजन रखूं तो अब इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता 2.1 है, इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता 2.1 है। यहाँ पे तो क्या था कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 2.1 था और यहाँ पे 3.0 था क्लोरीन का, तो ये ज्यादा विद्युत ऋणी था इसलिए अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लिया। पर अब कौन खींचेगा, कोई नहीं ना, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, दोनों तरफ से बराबर ताकत लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, किसी की ओर नहीं जाएगा। तो इसमें तो धन और ऋण आ गया, लेकिन इसमें धन और ऋण नहीं आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ध्रुवीय बंध, क्योंकि इसमें धन और ऋण आ गया, ध्रुव आ गए, 2 ध्रुव आ गए। और इसमें अध्रुवीय बंध, क्योंकि कोई ध्रुव नहीं आ रहा है। तो विद्युत ऋणात्मकता के हिसाब से ध्रुवीय और अध्रुवीय बंध भी डिसाइड होता है। तो देखो लिखा हुआ है कि 2 समान एटम के बीच का बंध, ये दोनों एक ही बराबर एटम थे, तो इनके बीच का जो बंध बनेगा, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता एक जैसी होगी इसलिए अध्रुवीय बंध बनेगा। फॉर एग्जाम्पल H2, Cl2, O2, N2, N और N के बीच में बंध बन रहा है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता कितनी है, 3, तो कहां से होगा, है ना। वैसी O2, OO इसकी भी 3.5 और इसकी भी 3.5, तो दोनों के बीच में ध्रुव नहीं बनेगा ना, कोई भी साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींचेगा, सारे इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे। लेकिन अगर 2 विभिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के मध्य बंध बनेगा तो वो कैसा बनेगा, ध्रुवीय। जैसे HCl, HF में 2.1 और इसका 4, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इस पे ऋण और इस पे धन। ठीक, NH3 हाइड्रोजन का 2.1, नाइट्रोजन का 3, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इस पे पार्शियल ऋणावेश और इस पे आंशिक रूप से धनावेश। तो ये ध्रुवीय बंध है ना। तो जब भी 2 अलग अलग तत्वों के बीच बंध बनेगा तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण एक और धन और एक और ऋण आ जाएगा, इसलिए उसको ध्रुवीय बंध या पोलर बॉन्ड बोलेंगे। और जब 2 समान तत्वों के बीच में बंध बनेगा तो उसमें धन और ऋण नहीं आएगा, इसलिए उसको नॉन पोलर बॉन्ड या अध्रुवीय बंध बोलेंगे। तो विद्युत ऋणात्मकता से हम लोग को पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड भी पता चल जाता है। नेक्स्ट है यौगिक का आयनिक गुण।
अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, जैसे यहाँ पे देखो HF, इसका हाइड्रोजन का 2.1 है और फ्लोरीन का 4 है, तो दोनों में अंतर डेल काई क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता माइनस हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 4 माइनस 2.1 कितना आएगा, 4 माइनस 2.1 कितना आएगा 1.9। क्लियर है? ठीक, अब यहां पे देख लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो डेल काई बराबर 3 माइनस 2.1, 3 माइनस 2.1 कितना आ जाएगा 0.9। समझ में आया? तो ये हम लोग को देखना है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, जिस भी परमाणु के बीच में बंध बना है उन दोनों के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर को देखो। अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर का मान 1.7 से अधिक आया या विद्युत ऋणात्मकता में अंतर का मान 1.7 ही आया या विद्युत ऋणात्मकता का मान 1.7 से कम आया, तब के कंडीशन देखने हैं। तो देखो, अगर अधिक आया तो कैसा बंध बनेगा, आयनिक बंध। अगर उतने ही आया तो 50% आयनिक और 50% संयोजी बोलेंगे, उसको सहसंयोजी। और अगर इससे कम आया तो बंध को क्या बोलेंगे, सहसंयोजी बंध। तो यहां पे देखो HF में क्या आया था, HF के लिए क्या आया था हम लोग निकाले थे, तो 1.9 मतलब कि 1.7 से अधिक। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है उसका गुण कैसा है, आयनिक गुण है, मतलब इधर ऋण और इधर धन वाला। ठीक है, 1.7 ही आता तो हम लोग क्या बोलते कि आधा आयनिक जैसा व्यवहार कर रहा है, आधा कैसा व्यवहार कर रहा है, सहसंयोजी जैसा। A और B के बीच बॉन्ड मान लो 1.7 आया है, तो आधा आयनिक आधा सहसंयोजी। अगर 1.7 से कम आता, जैसे कि यहाँ पे आया 0.9 अमोनिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, सहसंयोजी बंध बना है, दोनों साझा किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या इसमें और क्या पता चलता है, इसके अलावा बंध की लंबाई पता चलता है। अगर मान अधिक है, ये डेल एक्स का मान, यही जो अंतर निकाल रहे हैं, ये अधिक आता है, बहुत ज्यादा आता है, तो बंध की लंबाई कम होती है। जैसे HF के बीच में बहुत ज्यादा आया, 1.9 बहुत ज्यादा होता है, तो H और F के बीच बंध लंबाई क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेकिन HCl के बीच में देखते हैं तो इसका 2.1 और इसका 3.5 है ना, फ्लोरीन का 3.5 होता है। HCl के बीच में हम लोग देख रहे हैं ये 2.1, ये 3.0। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डेल एक्स निकालो, डेल काई निकालो, तो कितना आएगा, 2.1 में से 3 हटा देंगे तो 0.9। तो एक हम लोग HF का निकाले थे तो आया था 1.9 और HCl का निकाले तो आया 0.9। तो ये बहुत ज्यादा आया है, ये ज्यादा आया है, तो इसके बीच का बंध थोड़ा छोटा होगा, पर ये इससे कम आया है तो इनके बीच का बंध थोड़ा लंबा होगा। तो ध्यान रखना, डेल एक्स देखेंगे, अगर HBr के बीच का निकालोगे तो डेल एक्स का मान 0.9 से भी कम आएगा, तब H और Br के बीच और लंबा बॉन्ड। ठीक है, और HI का निकालोगे तो डेल एक्स का मान, डेल काई का मान 0.9, ब्रोमीन वाला जो आंसर आएगा उससे भी कम आएगा, तो H और I के बीच बॉन्ड और लंबा होगा। तो बंध लंबाई पता चलता है ना। अगर इसका मान विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ज्यादा आता है तो बॉन्ड को छोटा बनाओ, अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत कम आता है तो बॉन्ड लंबा बनाओ। क्लियर है? तो बंध लंबाई भी इससे समझ में आती है। तो इतनी चीजें थी हमको विद्युत ऋणात्मकता में पता करना। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, और उसका उपयोग क्या क्या है। बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।